मुझे खुद नहीं पता था कि जामनगर रिफाइनरी पूरे देश की बैकबोन है। अक्सर जब भी हम रिलायंस का नाम सुनते हैं तो दिमाग में आता है इनका जियो नेटवर्क जिसने सस्ता इंटरनेट शुरू किया, या फिर स्मार्ट बाजार और आजियो जैसी इनकी रिटेल चेन्स। और क्रिकेट लवर होंगे तो शायद जियो हॉटस्टार याद आ जाए। लेकिन दोस्तों यह सब रिलायंस का सिर्फ एक चेहरा है, क्योंकि असली ताकत वो है जो दिखती नहीं। जामनगर रिफाइनरी आपकी गाड़ी का पेट्रोल, घर के प्लास्टिक की चीजें, कपड़ों का धागा सब कहीं न कहीं इसी रिफाइनरी से ही आता है। और यह सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। तो चलिए हम डिटेल में जानते हैं कि टेक्सटाइल का बिजनेस करने वाले धीरू भाई ने दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी क्यों बनाई। अब दोस्तों जामनगर रिफाइनरी की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए हमें पहले यह जानना जरूरी है कि जब यह रिफाइनरी नहीं थी तब इंडिया की हालत क्या थी। असल में 1990s के उस दौर में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद विदेशी कंपनीज इंडिया में आने लगी थी, जिससे इंडस्ट्रीज तेजी से बढ़ने लगी। और जाहिर सी बात है, ट्रक्स बढ़े, कमर्शियल व्हीकल्स बढ़े तो फिर फ्यूल की डिमांड तो बढ़नी ही थी। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि उस टाइम इंडिया की रिफाइनरी कैपेसिटी इतनी कम थी कि हम अपनी खुद की जरूरत का भी पेट्रोल और डीजल नहीं बना पा रहे थे। इसीलिए 1990 में इंडिया की नेट ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी 43% थी, यानी देश की लगभग आधी जरूरत सऊदी अरबिया, इराक, ईरान और कुवैत जैसे देश पूरा करते थे, जिससे देश का ज्यादातर पैसा बाहर ही चला जाता था। और यह सिचुएशन हर साल खराब ही होती जा रही थी। अब शायद आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या एक भी रिफाइनरी तब इंडिया में नहीं थी? अरे भाई थी ना, कई सारी थी, लेकिन सरकारी, जिनको इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल चलाती थी। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि यह सिर्फ अच्छी क्वालिटी का हल्का क्रूड ऑयल ही प्रोसेस कर पाते थे। भारी क्रूड ऑयल प्रोसेस करना इनके बस की बात नहीं थी। और भारी क्रूड ऑयल होता है सस्ता, मतलब हम सस्ता तेल सामने देख तो रहे थे लेकिन उसे प्रोसेस करके यूज नहीं कर सकते थे। और दोस्तों इसी प्रॉब्लम को ही धीरू भाई ने एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। अब धीरू भाई के बारे में एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि वो कोई ऐसे बिजनेसमैन नहीं थे जो सिर्फ आज का सोचते हो। उनकी सोच हमेशा से ही फ्यूचरिस्टिक होती थी कि किसी पर भी डिपेंड मत रहो, हर चीज खुद की बनाओ। असल में उन्होंने शुरुआत की थी अहमदाबाद के पास एक टेक्सटाइल मिल लगाकर, और उनका ब्रांड विमल एक टाइम पर इंडिया के हर घर का हिस्सा बन गया था। लेकिन धीरू भाई सिर्फ यही रुकने वालों में से नहीं थे। उन्होंने सोचा जो मैं कपड़ा बेच रहा हूँ वो पॉलिस्टर से बनता है, पॉलिस्टर बनती है पीटीए यानी प्यूरिफाइड टेरेफ्लेथिक एसिड से, पीटीए बनता है पेट्रोकेमिकल से, और पेट्रोकेमिकल आता है क्रूड ऑयल से। मतलब मैं कपड़ा तो बेच रहा हूँ लेकिन असली ताकत वो तेल वाले के पास में है। इसीलिए उन्होंने एक एक स्टेप खुद लेना शुरू किया। 1986 में पाताल गंगा में पीटीए प्लांट लगाया, 1991 में हजीरा में पेट्रोकेमिकल्स प्लांट लगाया, और अब बची थी सिर्फ एक आखिरी चीज, रिफाइनरी। लेकिन दोस्तों यहाँ सिर्फ अपनी चैन कंप्लीट करने की बात नहीं थी। धीरू भाई ने देखा कि पूरे इंडिया में रिफाइनरी की भारी कमी है और डिमांड लगातार बढ़ रही है, लेकिन देश में कोई भी बड़ी प्राइवेट रिफाइनरी काम ही नहीं कर रही थी। इसीलिए उन्होंने सोचा कि अगर रिफाइनरी बनानी ही है तो दुनिया की सबसे बड़ी बनाएंगे, और यहीं से जामनगर की कहानी शुरू होती है। तो दोस्तों 1986 में रिफाइनरी बनाने का फैसला तो ले लिया गया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था कि यह रिफाइनरी बनेगी कहाँ, क्योंकि रिफाइनरी कोई नॉर्मल फैक्ट्री नहीं होती। इसके लिए ऐसी जगह चाहिए होती है जहाँ बड़ी जमीन हो, समुद्र के पास में हो, ताकि क्रूड ऑयल के शिप्स आ सके और फ्यूचर में एक्सपेंड करने की जगह भी उपलब्ध हो। काफी खोजबीन के बाद से नजर पड़ी गुजरात के एक छोटे से इलाके जामनगर पर। यह मोती खावड़ी गाँव के पास में एक बंजर जमीन थी जहाँ न रोड थे, न बिजली और न ही पीने का पानी। यहाँ तक कि वर्ल्ड क्लास कंसल्टेंट्स ने तो साफ मना कर दिया था कि यहाँ इतना बड़ा प्रोजेक्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन धीरू भाई ने जो देखा ना वो शायद एक्सपर्ट्स को भी नहीं दिखा। उन्होंने नोटिस किया कि यह जमीन समुद्र के पास है, यानी क्रूड ऑयल के शिप सीधे यहाँ आ सकते हैं। जमीन बंजर है, मतलब कि सस्ती है और जितनी चाहो उतनी मिल सकती है, और यहाँ पहले से कुछ भी नहीं है, मतलब कि पूरा सिस्टम अपने हिसाब से बनाया जा सकता है। और दोस्तों एक और बात, गुजरात गवर्नमेंट ने रिलायंस को रिफाइनरी के लिए 10 साल की सेल्स टैक्स हॉलिडे भी दी थी। आसान लैंग्वेज में बोले तो जब भी कोई कंपनी कुछ बेचती है तो उस पर गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है ना। लेकिन गुजरात गवर्नमेंट ने रिलायंस से कहा कि 10 साल तक टैक्स मत दो, मतलब कि यहाँ पर सरकार ने भी सपोर्ट किया था। और फिर 1996 में इस रिफाइनरी का काम शुरू हो गया। यहाँ हजारों एकड़ की बंजर जमीन को लेवल करना पड़ा, रोड्स बनाने पड़े, इलेक्ट्रिसिटी लगानी पड़ी और पानी का इंतजाम भी करना पड़ा। और दोस्तों पता है पीक टाइम पर इस साइट पर एक साथ में 70,000 वर्कर्स काम कर रहे थे। लंदन, शिकागो, हॉस्टन और मुंबई के इंजीनियर्स एक ही प्रोजेक्ट पर एक साथ लगे हुए थे। लेकिन तभी जून 1998 में कंस्ट्रक्शन के बीच ही एक ऐसा बड़ा साइक्लोन आया जिससे पूरी साइट ही तबाह हो गई। इस साइक्लोन का नाम था ARB03, जिसमें 195 किलोमीटर पर आवर की तेज रफ्तार से हवा चली थी। और इतना खतरनाक साइक्लोन गुजरात में 1890
होने के बाद से पहली बार आया था। और सबसे दुख की बात तो ये थी कि उस हादसे में करीब 60 वर्कर्स की भी जान चली गई थी, लेकिन फिर भी लोगों ने हार नहीं मानी। सभी ने मिलकर इतनी मेहनत की कि सिर्फ 12 दिनों में रिफाइनरी वापस साइक्लोन से पहले वाली कंडीशन में थी और 15 दिनों में ही दोबारा सभी वर्कर्स काम पर लग गए। और फिर 28 दिसंबर 1999 को धीरू भाई अंबानी के बर्थडे पर सिर्फ 33 महीने में ही दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी तैयार हो चुकी थी। और हाँ, पता है, उस साइज की रिफाइनरी बनाने में ना दुनिया में कहीं भी 5 से 7 साल लग जाते, लेकिन जामनगर रिफाइनरी करीब 2.5 साल में ही रेडी था और कॉस्ट एशिया के बाकी रिफाइनरी से 40% सस्ती में बन गई थी। तो दोस्तों, अब एक जरूरी बात, जामनगर की इम्पोर्टेंस समझनी है ना, तो हमें पहले यह समझना होगा कि रिफाइनरी एक्चुअली करती क्या है। असल में क्रूड ऑयल को रिफाइनरी में गर्म किया जाता है, जिससे अलग अलग टेम्परेचर्स पर अलग अलग चीजें निकलती हैं। सबसे ऊपर एक्सट्रैक्ट किया जाता है पेट्रोलियम गैस, जिसका यूज हम LPG सिलेंडर्स में करते हैं। उसके नीचे आता है पेट्रोल, फिर आता है नेफ्ता, जिससे आगे चलकर प्लास्टिक, पेंट और केमिकल जैसी चीजों का बेस बनाया जाता है। इसके बाद से आता है केरोसिन, जिससे प्लेन्स का जेट फ्यूल बनता है। फिर आता है डीजल और इसके बाद जो सबसे हैवी हिस्सा बचता है उससे लुब्रिकेटिंग ऑयल निकलता है और सबसे लास्ट में बिटुमन बच जाता है, वही रोड बनाने वाला डामर। मतलब एक रिफाइनरी क्रूड ऑयल से यही सभी अलग अलग प्रोडक्ट्स निकालने का काम करती है। तो दोस्तों, याद है ना जो हमने शुरू में बात की थी कि 1990s में इंडिया अपनी जरूरत का लगभग आधा पेट्रोल और डीजल बाहर से इंपोर्ट करता था, लेकिन जब 28 दिसंबर 1999 को जामनगर रिफाइनरी चालू हुई ना, तो इंपोर्ट तुरंत 0 हो गया, एक दिन के अंदर अंदर। और फिर धीरे धीरे कुछ ऐसा हुआ जो शायद किसी ने भी नहीं सोचा था। जो देश कल तक दूसरों पर निर्भर था, वो आज अमेरिका, यूरोप और एशिया को भी ऑयल सप्लाई करने लगा। आज इंडिया हर साल करीब $90 बिलियन से भी ज्यादा वैल्यू का पेट्रोल और डीजल बाहर बेचता है। तो दोस्तों, चलिए अब हम समझते हैं कि आखिर यह रिफाइनरी है कितनी बड़ी। अब इस रिफाइनरी के अगर पाइप्स को एक लाइन में जोड़ दिया जाए ना, तो फिर यह कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंच जाएंगी। पूरा कॉम्प्लेक्स 7500 एकड़ में फैला हुआ है, यानी करीब 4200 फुटबॉल ग्राउंड्स के बराबर। और दोस्तों, यह रिफाइनरी सिर्फ पेट्रोल और डीजल नहीं बनाती, यहाँ वो फाइबर भी बनते हैं जो हमारे कपड़ों में हैं, वो बॉटल्स भी बनते हैं जो हमारे घरों में यूज होते हैं, और वो रॉ मटेरियल्स भी बनते हैं जिनसे बकेट से लेकर पाइप सब कुछ तैयार किया जाता है। और दोस्तों, इस रिफाइनरी की सबसे बड़ी ताकत है इसका डिजाइन। दुनिया में रिफाइनरी की कॉम्प्लेक्सिटी को नापने के लिए एक इंडेक्स होता है, नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स, और दोस्तों जामनगर का इंडेक्स है 21.1, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा। मतलब कि यह रिफाइनरी दुनिया का सबसे गंदा, सबसे सस्ता, सबसे भारी क्रूड ऑयल लेकर भी उससे बढ़िया पेट्रोल और डीजल बना सकती है। और इसका सबूत यह है कि आज तक यह रिफाइनरी 216 से भी ज्यादा अलग अलग ग्रेड्स का क्रूड ऑयल प्रोसेस कर चुकी है। और दोस्तों, इसके अलावा दुनिया में और कोई भी रिफाइनरी यह काम नहीं कर सकती। और दोस्तों, यही कैपेबिलिटी आगे चलकर इंडिया का सबसे बड़ा हथियार बनी, लेकिन वो कैसे, हम थोड़ी देर में जानेंगे। तो दोस्तों, अब आते हैं हम उस बात पर जो कि पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई, यह तो आपको पता ही होगा। अमेरिका और यूरोप ने रशिया पर सैंक्शंस लगा दिए, मतलब रशिया का तेल कोई नहीं खरीदेगा, लेकिन इंडिया ने कहा हम खरीदेंगे। इसके बाद से रशिया का क्रूड ऑयल जामनगर में आने लगा, वो भी काफी सस्ते दामों पर। और याद है वो बात जो अभी हमने की थी कि जामनगर किसी भी ग्रेड का क्रूड ऑयल रिफाइन कर सकती है, यहीं पर वो काम आई। रशिया का सस्ता तेल जामनगर में आया, रिफाइन हुआ और वो पेट्रोल और डीजल एक्सपोर्ट हुआ अमेरिका और यूरोप को। मतलब कि रशिया का क्रूड ऑयल जामनगर में बना पेट्रोल और पहुंचा उन्हीं देशों में जिन्होंने सैंक्शंस लगाए हुए थे। हालांकि यह गेम हमेशा नहीं चल पाया। 2025 में अमेरिका ने प्रेशर डाला, जिसके बाद से नवंबर में रिलायंस ने रशियन क्रूड ऑयल लेना बंद कर दिया था। लेकिन जब तक ये चला था ना, इंडिया ने खूब फायदा उठाया। तो दोस्तों, रशिया वाला एंगल तो आपने समझ लिया, लेकिन यह सब पॉसिबल हुआ कैसे? असल में जामनगर में सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 रिफाइनरीज हैं। 1999 में जो पहली रिफाइनरी बनी वो इंडिया की डोमेस्टिक जरूरत के लिए थी, और 2008 में रिलायंस ने वहीं पर एक और रिफाइनरी बना दी सिर्फ एक्सपोर्ट करने के लिए। मतलब एक रिफाइनरी देश के लिए और दूसरी दुनिया के लिए। और इसी दूसरी रिफाइनरी में ही रशिया का तेल आया, रिफाइन हुआ और एक्सपोर्ट किया गया। इसी रिफाइनरी के साथ ही जामनगर दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स बन चुका था। और दोस्तों, एक और बात जो शायद आपको पता नहीं होगी, 2025 में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 50 साल के बाद पहली बार अमेरिका में एक नई रिफाइनरी बनाने का प्लान अनाउंस किया। और पता है उसमें पार्टनर कौन है? रिलायंस।
मतलब जो देश कभी पेट्रोल बाहर से खरीदता था उसी देश की कंपनी अब अमेरिका में रिफाइनरी बना रही है। तो दोस्तों अब बात करते हैं जामनगर के फ्यूचर की। दुनिया बदल रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, जिससे पेट्रोल और डीजल की डिमांड धीरे धीरे कम ही होगी। लेकिन रिलायंस ने तो ये पहले ही समझ लिया था, इसीलिए अब जामनगर सिर्फ फ्यूल नहीं बना रहा बल्कि केमिकल्स पर भी फोकस बढ़ा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बैटरी से लेकर बॉडी तक सब कुछ केमिकल्स और प्लास्टिक से बनते हैं। और दोस्तों जामनगर रिफाइनरी ने जो ये कदम बढ़ाया है ना, उसको बिजनेस के लैंग्वेज में कहते हैं O2C यानी ऑयल टू केमिकल। मतलब कि वही क्रूड ऑयल, लेकिन अब पहले से ज्यादा हिस्सा हाई वैल्यू केमिकल्स बनाने में जाएगा। रिलायंस का टारगेट है कि आने वाले समय में क्रूड ऑयल का 60 से 70% हिस्सा केमिकल में कन्वर्ट हो जाए। और साथ में एक और बड़ा कदम उसी जामनगर में, जहां दुनिया के सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, अब वहीं दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी कॉम्प्लेक्स भी बन रहा है। नाम है धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स, जहां सोलर पैनल्स बनेंगे, बैटरीज बनेंगी और ग्रीन हाइड्रोजन बनेगी। और इसका साइज पता है कितना है? टेस्ला की गीगा फैक्ट्री से 4 गुना बड़ा। मतलब कि जो जमीन कभी बंजर थी, वहाँ पहले दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी बना और अब दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी कॉम्प्लेक्स। मतलब कि जामनगर पुरानी एनर्जी का भी घर था और अब नई एनर्जी का भी घर बनेगा। लेकिन दोस्तों एक ऑनेस्ट बात भी कर लेते हैं, जो रिफाइनरी ग्रीन एनर्जी कॉम्प्लेक्स के बगल में खड़ी है ना, वही रिफाइनरी दुनिया में सबसे ज्यादा पोल्यूशन करने वाले रिफाइनरीज में से भी एक है। 2022 में इसने जितना CO2 छोड़ा था ना, वो 43 लाख गाड़ियों के एक साल के पोल्यूशन के बराबर है। लेकिन अब एक सवाल है आपसे, अगर आप कल सुबह उठिए और पेट्रोल पंप पर पेट्रोल ही ना मिले तो क्या होगा? ट्रक्स नहीं चलेंगे, सब्जियां नहीं आएंगी और दवाइयां भी नहीं पहुंचेंगी। और यह सिर्फ एक इमेजिनेशन नहीं है। 2025 में जब रिलायंस ने सिर्फ रूटीन मेंटेनेंस के लिए जामनगर रिफाइनरी का एक हिस्सा 21 दिनों के लिए बंद कर दिया था, तो पूरे इंडिया की ऑयल सप्लाई चेन में हलचल मच गई थी। सिर्फ 21 दिन, सिर्फ एक हिस्सा भाई। अब सोचिए अगर पूरी रिफाइनरी ही बंद हो जाए तो इंडिया की रिफाइनिंग कैपेसिटी का 25% झटके में गायब हो जाएगा, जो कि देश को रोज चलाता है। और दोस्तों एक और बात, जामनगर सिर्फ फैक्ट्री नहीं है, यह इंडिया की सिक्योरिटी का भी हिस्सा है। पाकिस्तान की बॉर्डर से यह रिफाइनरी सिर्फ कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर है, इसीलिए इंडियन एयरफोर्स ने जामनगर के पास अपने फाइटर जेट्स और सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी तैनात किए हुए हैं, सिर्फ इस एक रिफाइनरी को बचाने के लिए। मतलब कि यह रिफाइनरी इतनी इंपॉर्टेंट है कि आर्मी भी इसकी रखवाली करती है। तो दोस्तों आज हमने जो कहानी देखी ना, वो सिर्फ एक रिफाइनरी की कहानी नहीं है। यह कहानी उस आदमी की थी जिसने कपड़े बेचे, केमिकल्स बनाए और फिर 1999 में एक बंजर जमीन पर खड़ी कर दी दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी। और दोस्तों यही है असली बिजनेस की सोच।